राजस्थान का साल 2003 एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे महज एक छोटे से फोरेंसिक सबूत और एक सीक्रेट डायरी ने एक बेहद खौफनाक सच्चाई को बेनकाब कर दिया। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 28 अप्रैल 2003 की उस अजीब सी शाम से। जरा सोचिए, स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक बेनाम कॉल आती है। पुलिस बनास नदी के बिल्कुल सूखे तल पर पहुंचती है, पिलर नंबर 11 के पास, और वहां उन्हें जो मिलता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक बुरी तरह से जला हुआ और धड़ से अलग किया गया सिर। चेहरे को इतनी क्रूरता से जलाया गया था कि पहचानना तो दूर, देखना भी मुश्किल था। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वो पूरा इलाका एक भयानक क्राइम सीन में तब्दील हो गया। पिलर 11 के पास खून से सनी एक जूट की बोरी और प्लास्टिक कवर पड़ा था। वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर कुछ खून से लथपथ कपड़े, एक शर्ट और तकिए का गिलाफ बिखरे हुए मिले। और फिर एक स्थानीय कुएं के अंदर से चादरों में कसकर बंधा हुआ शरीर का धड़ बरामद हुआ। सबूत तो हर जगह बिखरे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये इंसान है कौन। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी दिखाए, कोई ना कोई सुराग छूट ही जाता है। इतनी सारी जली हुई राख के बीच जांचकर्ताओं को एक ऐसी चीज मिली जिसे अपराधी नष्ट नहीं कर पाए थे। ये था सर्जिकल स्टील का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, जो पीड़ित की बाईं आंख के ठीक नीचे मौजूद था। देखने में ये मामूली सा तार लग सकता है, लेकिन सच मानिए, यही वो सिंगल सबसे बड़ी कड़ी थी जो इस पूरे केस की दिशा बदलने वाली थी। आइए देखते हैं कि कैसे इस छोटे से तार ने पुलिस को मंजिल तक पहुंचाया। जब इस सर्जिकल वायर की खबर लोकल अखबारों में छपी, तो एक लापता इंसान के पिता ने इसे पहचान लिया। पता चला कि 11 साल पहले दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर शिव शंकर साहा ने एक फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की थी। और हैरानी की बात देखिए, डॉक्टर ने कंफर्म किया कि उन्होंने राजस्थान में ऐसे सिर्फ 3 ही मरीजों का ऑपरेशन किया था। और बस इसी एक जानकारी ने उस अज्ञात शव की पहचान किशनगढ़ के एक लापता मार्बल बिजनेसमैन भवानी शंकर शर्मा के रूप में कर दी। अब भवानी शंकर की जो जिंदगी बाहर से दिखती थी और जो असल में थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। बाहर वालों के लिए वो एक बहुत ही कामयाब और अमीर मार्बल व्यापारी थे। उनका एक खुशहाल परिवार था, घर में एक नन्हा बच्चा भी आया था। सब कुछ एकदम परफेक्ट, है ना? लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई बहुत डरावनी थी। वो घर लगातार होने वाली तीखी बहसों, कंट्रोल करने वाले बिहेवियर और एक गहरा कभी न खत्म होने वाले दुख से भरा हुआ था। तो यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। एक कामयाब बिजनेसमैन को इतनी बेरहमी से मारकर उसके टुकड़े करने की क्या वजह हो सकती है? इतनी गहरी नफरत किसी राह चलते अजनबी के मन में तो नहीं हो सकती, राइट? पुलिस को भी यही लगा, और इसीलिए शक की सुई सीधे उन लोगों की तरफ घूम गई जो भवानी के सबसे करीब थे। और यहीं से शुरू हुआ गहन पूछताछ का एक ऐसा सिलसिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस स्टेशन में परिवार वालों के हाव भाव ने ही बहुत कुछ साफ कर दिया था। एक तरफ भवानी के पिता थे, जो अपने बेटे के लिए फूट फूट के रो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पत्नी निधि के चेहरे पर दुख या घबराहट की एक लकीर तक नहीं थी। उसका रवैया एकदम ठंडा और बहुत ही डिफेंसिव था। घर से निकलते वक्त भी उसने बड़ी ही संदिग्ध तरीके से सारे दरवाजे लॉक किए थे। पुलिस को शक तो था, लेकिन मामला तब एकदम पलट गया जब सख्ती से पूछताछ करने पर निधि का भाई पूरी तरह टूट गया। अपने भाई को इस तरह टूटते हुए देखकर निधि का भी वो साइकोलॉजिकल ब्रेकिंग पॉइंट आ गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और वजह, प्रॉपर्टी छिन जाने का खौफ और भवानी के अफेयर्स को लेकर एक निराधार शक। इस शक और लालच में अंधी होकर उसने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची थी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। चलिए उस खौफनाक रात की टाइमलाइन को समझते हैं। 26 अप्रैल की शाम 7:30 बजे निधि ने सबसे पहले भवानी के जूस में नींद की गोलियां मिलाईं। जब भवानी बेहोश हो गया तो निधि के एक साथी अशोक नाम के ड्राइवर ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया। और उसके बाद जो हुआ वो सोच से परे है। निधि ने खुद एक चाकू से अपने पति की गर्दन काट दी। रात के 2 बज चुके थे और अब उनका अगला मिशन था शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाना और सारे सबूत मिटाना। इस पूरे एक्सप्लेनर का शायद सबसे परेशान करने वाला हिस्सा ये नंबर 4 है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खून के फवारे को रोकने और फर्श को गंदा होने से बचाने के लिए उन दोनों ने मिलकर शरीर से लगभग 4 लीटर गाढ़ा खून निचोड़कर एक प्लास्टिक के जेरिकैन में भर लिया था। जी हां, 4 लीटर, ताकि उसे ले जाकर कहीं दूर जमीन में गाढ़ा जा सके। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये क्रूरता की सारी हदें पार करना था।
सबूत मिटाने का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। उन्होंने सबसे पहले घर के बेसमेंट में शरीर के धड़ को जलाने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहे तो उन्होंने कटे हुए सिर को सीधा किचन के गैस स्टोव पर रखकर बेरहमी से भून दिया ताकि पहचान पूरी तरह मिट जाए। इसके बाद वो लाश के टुकड़ों को लेकर निकले ही थे कि रास्ते में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी देखकर वो बुरी तरह घबरा गए और उन्हें जल्दबाजी में अवशेषों को अलग अलग जगहों पर फेंकना पड़ा। क्राइम सीन के सबूत अपनी जगह थे, लेकिन इस केस का असली गेम चेंजर कुछ और ही था। पुलिस को भवानी के घर की तलाशी के दौरान एक सीक्रेट डायरी मिली। ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, बल्कि मौत के बाद खुद पीड़ित की अपनी कहानी बयां करने वाली एक आवाज थी। इस डायरी ने पूरे केस को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जरा डायरी के इस पन्ने पर गौर कीजिए। 15 मई 2002 यानी हत्या से लगभग 1 साल पहले भवानी ने लिखा था, सुबह निधि तलाक के लिए दबाव डाल रही है। निधि ने चाय वाली से मेरे दोनों बच्चों को घर के अंदर बंद करने को कहा। यह साफ दिखाता है कि उस घर का माहौल कितना दम घोटुआ टॉक्सिक हो चुका था। कंट्रोल करने की यह हद वाकई डराने वाली है। कुछ ही दिन बाद 20 मई की इस एंट्री को देखिए। उसने मुझे धमकी दी कि या तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं और सभी कर्मचारियों को निकाल दूं, या वो मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज कर देगी। अब ये बात सिर्फ घरेलू झगड़ों तक सीमित नहीं थी। भवानी लगातार अपनी पूरी जिंदगी और मेहनत की कमाई बर्बाद होने की धमकियों के साए में जी रहे थे। और फिर आती है 4 जून की ये सबसे दर्दनाक एंट्री। मुझे डर है कि मेरे खाने में जहर मिलाया जा रहा है। आजकल मेरी जीभ लड़खड़ाने लगी है। ये पढ़कर दिल दहल जाता है। भवानी को बहुत पहले ही एहसास हो चुका था कि उनकी जान खतरे में है। उन्हें जहर दिया जा रहा था, फिर भी वो चुप रहे। सिर्फ और सिर्फ अपने 2 छोटे मासूम बच्चों की खातिर वो ये सब सहते रहे। जब जांच टीम डायरी के बिल्कुल आखिरी पन्नों तक पहुंची तो वहां कुछ ऐसा था जो किसी को भी भावुक कर दे। उन पन्नों पर पानी के सूखे हुए निशान थे, और ये कोई साधारण पानी नहीं था। ये उस पिता के आंसू थे। ये डायरी सिर्फ तारीखों और घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं थी, बल्कि एक बेबस इंसान के असहनीय दर्द का आखिरी वसीयतनामा थी। आखिरकार उसी एक छोटे से सर्जिकल वायर और इस आंसुओं से भीगी डायरी की वजह से कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। ये सबूत इतने पक्के थे कि निधि और ड्राइवर अशोक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बच्चों की कस्टडी सुरक्षित हाथों में, यानी उनके दादा दादी को मिल गई। और जिस मार्बल बिजनेस को तबाह करने की साजिश रची गई थी, वो भी आगे फलता फूलता रहा। सब कुछ सुलझ गया है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के समय में, यानी साल 2024 में, और यहाँ इस दशकों पुराने केस में एक ऐसा मॉडर्न ट्विस्ट आता है जो सच में दिमाग सुन कर देता है। ट्विस्ट ये है कि 21 साल सलाखों के पीछे बिताने के बाद इस पूरी खौफनाक साजिश की मास्टरमाइंड निधि शर्मा अब अपनी उम्र कैद की सजा पूरी कर चुकी है। वो जेल से बाहर आ चुकी है और आज हमारे ही बीच एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में रह रही है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब कोई इंसान जेल की अपनी पूरी सजा काट लेता है, तो क्या उसके मन से वो लालच और वो मकसद भी पूरी तरह मिट जाते हैं जिन्होंने उसे उस जुर्म को करने पर मजबूर किया था? ये न्याय व्यवस्था और इंसान के सुधारने की प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा और गहरा सवालिया निशान खड़ा करता है। और इसका जवाब हमें आज की इस कड़वी और दुखद सच्चाई में मिलता है। आज निधि शर्मा वापस अदालत में है, लेकिन इस बार वो अपने ही खून, अपने ही बच्चों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है, और वो भी उसी प्रॉपर्टी और उसी विरासत पर कब्जा करने के लिए जिसे पाने की चाहत में उसने अपने पति को इतनी बेरहमी से मार डाला था। अंत में लालच और क्रूरता का ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इस एक चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या असली न्याय बस जेल की सजा पूरी होने पर खत्म हो जाता है, या फिर किसी इतने भयानक जुर्म की परछाई एक परिवार का पीछा पीढ़ियों तक करती रहती है? इस पर जरूर सोचिएगा।